स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, हम सब जानते हैं कि 60-65% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, समटाइम्स इवन मोर। तो जब 60 से 65% लोग भारत के गांवों में बसते हैं और कहा जाता है कि भारत अपने गांवों में बसता है, तो बिना गांव के विकास के या गांव के लोगों के विकास के, विदाउट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ विलेजर्स, रूरल पीपल, भारत का डेवलपमेंट या ग्रोथ सोचना बेमानी ही होगी। बट हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि विद द राइज इन मिडिल क्लास एंड राइज इन इनकम्स ऑफ द फार्मर्स ड्यू टू मल्टीपल रीजंस जो हम डिस्कस करेंगे, जो FMCG गुड्स का कंजम्पशन है या कंजम्पशन डिमांड है, वो रूरल ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी है। FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे बिस्किट्स, ठीक है, जैसे आपका टूथपेस्ट, ये सब आपके FMCG प्रोडक्ट्स हैं। FMCG क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं पुटअप किए जाते हैं और तुरंत खरीद लिए जाते हैं, खत्म हो जाता है, फास्ट मूविंग होते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, फ्रॉम नीड टू वांट द FMCG बूम इन भारत। वाई भारत? क्योंकि भारत बसता है अपने गाँवों में और हम देख रहे हैं कि रूरल डिमांड इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। तो इसी बात के ऊपर और इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर और कुछ इकोनॉमिक केस स्टडीज के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत का जो एंटरप्रेन्योर है और भारत की इकोनॉमी इस बात का फायदा उठा सकती है और अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकती है। तो अपने ग्रोथ चैप्टर में एक और चीज लेके आते हैं, रूरल डिमांड ग्रोथ। तो क्या कहता है हमारा ओवरऑल सिस्टम, डेटा क्या कहता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा प्राइमरी सोर्स है GDP का, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी पिलर है GDP का। मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन इज 62% वेटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP। यानी अब जब GDP कैलकुलेट करते हैं ना, C+I+G+NX, यानी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, तो इसमें जो कंजम्पशन वाला पार्ट है वो 62% है GDP का। तो अगर 62% पार्ट कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है और रूरल कंजम्पशन और रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर रूरल पॉपुलेशन की कंजम्पशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन का इफेक्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर रूरल कंजम्पशन बढ़ती है तो कंजम्पशन भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि रूरल इंडिया इज द न्यू इंजन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। क्या फैक्ट है इसका? बिकॉज हम ये शिफ्ट देख रहे हैं और एक हिस्टोरिक शिफ्ट है। जनरली हम ये देखते हैं कि अगर हम रूरल इंडिया को इमेजिन करते हैं तो रूरल इंडिया में हम जनरली ये चीज़ देखते हैं कि गरीबी है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, अशिक्षा है। उसकी वजह से लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे होंगे या सबसिस्टेंस कंजम्पशन कर रहे होंगे, बस जीने खाने भर का रहना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। बट ये कंजम्पशन में हमको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूरल इनकम अब धीरे धीरे बढ़ रही है, चाहे वो PM किसान की वजह से हो, PM आवास योजना की वजह से हो, सौभाग्य स्कीम जैसी स्कीम्स की वजह से हो, PM कुसुम की वजह से हो। यानी जो परचेजिंग पावर है, यानी कंजम्पशन, वो बढ़ा है, रूरल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो अब जो पहले लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देख रहे थे, किसी तरह एक दिन गुजार ले, अब वही लोग एस्पिरेशनल कंजम्पशन की तरफ जा रहे हैं। एस्पिरेशनल मतलब नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम वांट्स टुवर्ड्स देयर नीड्स, यानी लग्जरी कंजम्पशन, डिमांड ऑफ पेंट अप डिमांड का कंजम्पशन वो बढ़ रहा है। और साथ साथ ये भी देखा गया है अप्रॉक्स 15% का इंक्रीज है मार्केट साइज में। 15% का ईयर ऑन ईयर, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर देखा जाए 2020 से 2025 तक, यानी पिछले 5-6 सालों में हर साल 15% से कंजम्पशन इंडिया में बढ़ा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कहाँ बढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर में, बिकॉज हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ी है। बट हम साथ ही साथ ये देखते हैं कि पर्सनल केयर में 50%, मतलब आउट ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर दैट हैज इंक्रीज, 50% इज इन पर्सनल केयर। इसका ये मतलब समझ में आता है कि थिंग्स लाइक सैनिटरी पैड्स जो पहले लग्जरी हुआ करते थे, नाउ सिंस वुमेन आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट पर्सनल हाइजीन, ठीक है, इवन मेल्स आर गेटिंग मोर अवेयर,
ठीक है, रूरल पॉपुलेशन इज गेटिंग मोर अवेयर। तो आप ये देखते हैं कि हाउस होल्ड और पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 50% का इंक्रीज आया है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये देखिए कि अर्बन और रूरल डिवाइड क्या है। इस पूरे रेवेन्यू में 65% इज कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन एंड 35% इज रूरल, बट रूरल में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा पॉपुलेशन अपनी एक्सपेंडिचर थोड़ी थोड़ी भी बढ़ाती है तो एक बड़ा चेंज आ सकता है, बड़ा टोटल चेंज आ सकता है इंडिया के टोटल कंजम्पशन में। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। साथ ही साथ निल्सन आईक्यू की रिपोर्ट ये दिखाती है कि पिछले 5 सालों में, सॉरी लास्ट क्वार्टर में, 5 साल भी देख लो और लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में देख लो, तो रूरल कंजम्पशन जो है, रूरल कंजम्पशन हैज बीन 1.5 टाइम्स ऑफ अर्बन कंजम्पशन। ठीक है, जो ग्रोथ है आपकी रूरल कंजम्पशन में वो 1.5 टाइम्स रही है अर्बन कंजम्पशन के, यानी कि रूरल कंजम्पशन, रूरल डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। और ये क्यों बढ़ी है, इसी बात के ऊपर आज हम अब चर्चा करने वाले हैं आगे। व्हाट्स फ्यूलिंग दिस रूरल रेवोल्यूशन? भाई कहीं भी कंजम्पशन तभी बढ़ता है जब लोगों की इनकम बढ़ती है। तो लोगों की परचेजिंग पावर या लोगों की इनकम बढ़ी है? तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? पीएम किसान में 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलता है, जिसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है। तो किसी के भी हाथ में अगर 500 रुपीज भी पर मंथ बढ़ता है तो इट्स अ ग्रेट इंक्रीज फॉर फार्मर्स। रूरल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। लोग बेसिक चीजें खरीद सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट, सैनिटरी पैड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे लोग अपना पर्सनल हाइजीन बेहतर कर सकते हैं, कंजम्पशन बेहतर कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फार्म आउटपुट भी बढ़ा है। ठीक है, और साथ ही साथ नॉन फार्म इनकम भी बढ़ी है, चाहे वो मत्स्य संपदा योजना की वजह से बढ़ी हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री करके बढ़ी हो। दूध के दाम तो बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो फार्म इनकम नॉन फार्म एक्टिविटीज के वजह से बढ़ी है। एमएसपी हर साल बढ़ता है, उसकी वजह से बढ़ी हो, या फिर पीएम किसान में 6,000 रुपये मिल रहा है उसकी वजह से बढ़ी हो, या फिर सरकार सब्सिडाइज्ड टॉयलेट्स बनवाई, घर बनवा रही है, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप्स दे रही है सब्सिडाइज्ड, और एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करने में हेल्प कर रही है सब्सिडाइजेशन से, ताकि फार्मर इनकम बढ़ सके। तो ओवरऑल रूरल इनकम्स धीरे धीरे बढ़े हैं, यानी अ रूरल राइजिंग मिडिल क्लास इज देयर। ये फिनोमेना देखा जा रहा है भारत के रूरल क्लास में। तो इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, आपकी जेब में पैसा बढ़ेगा तो आप अच्छी सी चीज़ें डिमांड करेंगे, एट विल डिमांड करेंगे, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं देख रहे होंगे। देयर इज अ डिजिटल लीप ऑल्सो विद एडवेंट ऑफ जियो एंड डेटा प्राइसेस एट ऑल टाइम लो। डेटा प्राइसेस भी लो है, तो लोगों के हाथ में फोन आया है। तो आउट ऑफ 900 मिलियन ओवरऑल इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, जो मोबाइल इंटरनेट यूजर की बात कर रहे हैं, 450 मिलियन यानी अप्रॉक्स 50% ऑफ टोटल यूजर इज इन रूरल एरिया इटसेल्फ। तो अब लोगों के पास मीशो है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ से भी लोग डिजिटली ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि अब यूट्यूब है लोगों के पास, तो लोग फैक्ट चेक भी चीज़ें कर पा रहे हैं कि उनको कोई गलत चीज़ तो नहीं पकड़ा रहा है, कोई गलत रेट तो नहीं बता रहा है, कोई गलत चीज़ तो नहीं चिपका दे रहा है। ठीक है, तो जो डिजिटल लीप है, इसकी वजह से एक विलेज स्क्वायर, टीवी और मार्केट प्लेस का एक्सेस मिला है। देयर इज अ गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे? स्कीम्स हैं, जैसे एमजी नरेगा है, जैसे पीएम आवास योजना है। तो ये सब जो स्कीम है ये बहुत ज़रूरी है रूरल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो रहा है। प्लस पीएम समग्र शिक्षा, मतलब समग्र शिक्षा अभियान जो है, पीएम श्री स्कूल्स है, तो इससे आपके बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो रही है। प्लस पीएम आरोग्य योजना आपकी कौन सी? आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत की वजह से आपकी मेडिकल फैसिलिटी बेहतर हो रही है। तो ओवरऑल लोगों की जेब से जो पैसे जा रहे थे अब उतने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखा जाए शिफ्टिंग एस्पिरेशन क्यों? कि लोगों के पास अगर इंटरनेट है तो लोग यूट्यूब चला रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं कि हमको भी ऐसा वाला लाइफस्टाइल चाहिए। ठीक है, हमको भी ये फ़ोन चाहिए, हमको भी ये टीवी चाहिए, ये वाला बाइक चाहिए। तो इस एस्पिरेशनल वैल्यू जो है, क्योंकि जेब में पैसा आ रहा है तो एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, एस्पिरेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ रीजंस है, चाहे वो यूपीआई हो, अब यूपीआई है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, या फिर
या फिर न्यू आइडियाज़ हो बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एक्सेट्रा। तो अब इंस्टाग्राम देखते होगे, यूट्यूब देखते होगे, तो सभी कोई देख रहा है ना, खाली हम ही आप तो नहीं देख रहे हैं। रूरल डिमांड में रूरल पीपल देख रहे हैं, अलग अलग उम्र के लोग देख रहे हैं, तो अलग अलग उम्र के लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। ठीक है, तो ये है वाई दिस रूरल डिमांड इज ग्रोइंग। आगे बात की जाए अगर कि कौन से ऐसे इकोनॉमिक थ्योरीज हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि ये जो डिमांड इंक्रीज है दैट हैज बीन शोन, ये पहले भी देखी जा चुकी है, दैट हैज बीन सीन बिफोर, एंड व्हाट आर द आउटलाइन लॉज और थ्योरीज दैट सजेस्ट ये तो होता ही है। कौन से इकोनॉमिक लॉज है? एक है एंगल लॉ। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है द शेयर ऑफ स्पेंडिंग इन बेसिक फूड्स डिक्रीज। शेयर की बात कर रहे हैं, मतलब देखो आप पहले 100 रुपीज अर्न कर रहे थे, अब आप 200 अर्न कर रहे हो, तो एक लिमिट से ज्यादा आप थोड़ी ना पैसे खर्च करोगे। पहले आप 40 रुपए खर्च कर रहे थे अपने बेसिक फूड के लिए, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो लेट से आप पैकेज फूड को अफोर्ड कर सकते हैं, मैगी अफोर्ड कर सकते हो जिसे तुम, तो अब ये 40 की जगह 60 रुपए हो जाएगा। बट परसेंटेज टर्म में अगर देखो तो यहाँ पे तुम 40% ऑफ योर इनकम ऑन फूड स्पेंड कर रहे थे, 40% ऑफ योर इनकम ऑन फूड स्पेंड कर रहे थे, और यहाँ पे तुम ओनली 30% ऑफ योर इनकम ऑन फूड स्पेंड कर रहे हो। तो एंगल्स लॉ यही कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है द परसेंटेज दैट यू स्पेंड ऑन बेसिक फूड आइटम्स डिक्रीज। देखो 40 से घट के 30% हो गया। इंडिया में भी ये देखा जा रहा है कि पहले 53% था जो कि घट के 46% रह गया, यानी लोग 100 रुपए कमा रहे थे तो 53 रुपीज खाने पीने पे खर्च कर रहे थे। अब लोगों की इनकम बढ़ी है, 150-200 कमा रहे हैं तो 46% रह गया, यानी कम खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब उनकी जो इनकम है उसका कम हिस्सा फूड खर्चे पे जा रहा है। अब क्योंकि कम हिस्सा अगर फूड पे जाएगा तो बाकी जो बचा हुआ इनकम है, जो बाकी डिस्पोजेबल इनकम है, उसको कहीं और यूज कर सकते हैं जो उनकी और डिमांड्स है। मोबाइल खरीदना है, टीवी खरीदना है, मेकअप आइटम खरीदना है, बैग खरीदना है, शूज खरीदना है, बेड खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, टीवी खरीदना है, ये सब जगह यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फूड बेसिक फूड आइटम इज डिक्रीजिंग। इसके साथ साथ आप बेनेट्स लॉ देखिए, यानी फूड बास्केट में भी एक प्रीमियम अपग्रेड दिखाई देता है। यानी कि अब जैसे पहले राइस लेते होंगे, अब वो पैकेज फोर्टिफाइड राइस की तरफ जाएंगे, ठीक। पहले लोग सिंपल दाल चावल खाते होंगे, अब वो मैगी खाएंगे क्योंकि लेट्स से प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, अब वो चिप्स अफोर्ड कर सकते हैं, चिप्स खाएंगे। ठीक है, पहले हो सकता है लोग दातुन यूज करते हो, अब दे कैन यूज टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। ठीक है, इवन अगर आप सैनिटरी की तरफ जाते हो, पहले सैनिटरी पैड नहीं यूज कर पाते हो क्योंकि दे कांट अफोर्ड इट, बट नाउ फीमेल्स कैन। सो अब धीरे धीरे कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा आपका किधर जा रहा है, प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है रूरल में भी, यानी कंजम्पशन डिमांड इज मोर बिकॉज ऑफ व्हाट दे वांट रादर देन व्हाट दे नीड। ठीक है, तो इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, बेसिक कैलोरी का जो क्वांटिटी था वो क्वालिटी की तरफ मूव किया। अरे बूस्ट बॉर्नविटा डाल के आप दूध पी रहे हैं मान लो, तो थोड़ा और आपको एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो जो हमारा रोटी से रेडी टू ईट की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये दो लॉ से हम समझ सकते हैं, एंगल्स लॉ और बेनेट्स लॉ। ठीक है, कि आपका परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम डिक्रीजेस इन बेसिक फूड आइटम्स एंड द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग इंक्रीजेस जैसे जैसे आपका पैसा इनकम बढ़ता है। तो यही चीज रूरल इंडिया में भी दिखाई देती है। आगे बढ़ा जाए तो न्यू रूरल कंज्यूमर कौन है? न्यू रूरल कंज्यूमर वो है जो वैल्यू ड्रिवन है, प्राइस ड्रिवन नहीं है। यानी वैल्यू ड्रिवन मतलब वो पहले पूरी रिसर्च करता है, ठीक है, ब्रांड रिकॉल करता है, यूट्यूब पे देखता है, इंस्टाग्राम पे देखता है, इन्फ्लुएंस उसके जो ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बातें सुनता है, रिव्यूज पढ़ता है, तब जाके वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है। ठीक है, कि हमें बेहतर वैल्यू चाहिए, सिर्फ सस्ता सामान नहीं चाहिए। ठीक है, दे आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर अ ब्रांड जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकें और उसका पैसा दे सकें, और उसके लिए वो यूट्यूब देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, रिव्यूज पढ़ रहा है। ठीक, ब्रांड कॉन्शसनेस भी बढ़ी है। इसका मतलब कि टीवी है, यूट्यूब है, तो इसकी वजह से लोगों को मालूम है कि नाइकी अच्छा है कि एडिडास ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एलजी ज़्यादा अच्छा है कि टीसीएल ज़्यादा अच्छा है टीवी में, मोबाइल में एप्पल ज़्यादा अच्छा है कि शाओमी ज़्यादा अच्छा है। पीपल नाउ नो
things. Why? Because of TV and mostly because of YouTube. No, ये जो डिजिटल टीवी आया है दुनिया में, रिव्यूज़ हो, बातें हो, ठीक है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हो, तो लोगों को अब ज़्यादा पता है, ब्रांड रिकॉल ज़्यादा है उनका, ठीक है, तो उनको जल्दी आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उनको फेक्स पता चल जाएंगे। इसी तरह से डिजिटल सेवी हुए हैं, यानी कि यूज़ ऑफ व्हाट्सएप एज अ मार्केट प्लेस, यूज़ ऑफ फेसबुक एज अ मार्केट प्लेस, यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम एज अ मार्केट प्लेस विथ इंटीग्रेशन ऑफ UPI, वो भी बड़ा है। सोच कर देखो, UPI आ गया है तो अब हर चीज़ को आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आसपास आपके बैंक नहीं है तो भी आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं एक QR कोड पे। तो इसकी वजह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन द स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, व्हाट्सएप रिकमेंडेशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम मार्केट प्लेस, ये सब, और कम्युनिटी सेंट्रिक भी है, यानी कि आज भी, क्योंकि विलेज लिविंग इज मोस्टली अबाउट कम्युनिटी लिविंग, तो आपके बड़े भैया कुछ बोल दिए, आपके कोई खास दोस्त हैं कुछ बोल दिया, आपके घर के कोई बड़े बोल दिए, गांव के कोई बुजुर्ग बोल दीजिए कि ये नहीं, ये लो, हमारे घर में ये वाला टीवी आया तो ज़्यादा अच्छा था। आप सोच रहे हैं कि अरे चल के हम LG का फ्रिज ले आते हैं, और तो किसी घर में कभी सैमसंग का फ्रिज लगाओ, वो कह रहा हो कि नहीं नहीं नहीं, सैमसंग का लो, वो ज़्यादा अच्छा चलता है, मेरा देखो 20 साल से चल रहा है। तो अब आप इन्फ्लुएंस होंगे किससे? आप अपनी कम्युनिटी में रहते हैं तो आप उन पर ट्रस्ट करते हैं कि आपको गलत एडवाइस नहीं देंगे, तो वो सैमसंग बोलेंगे तो आप सैमसंग की तरफ जाएंगे, थोड़ा आप रिव्यू देखेंगे, चेक करेंगे, और आप ज़्यादा झुकाव आपका किधर होगा? सैमसंग की तरफ। तो ये भी एक वजह है कि आपके यहाँ हीरो होंडा है, मान लो हीरो की मोटरसाइकिल्स आ रही है, किसी ने बजाज खरीदी हो, पल्सर खरीदी हो, कहो ये ज़्यादा बढ़िया है, तो तुम क्या करोगे? पल्सर की तरफ जाओगे, है ना? तो ये जो कम्युनिटी लिविंग है, तो कम्युनिटी सेंट्रिक एडवाइसेस या वर्ड ऑफ माउथ जिसको हम बोलते हैं, वो भी इंप्रूव करता है आपका ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न, ठीक है। इसके बाद लेट्स से HUL की, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की शक्ति अम्मा की केस स्टडी देखते हैं कि कैसे लोगों के पास पैसे बढ़े हैं और साथ ही साथ एम्पावरमेंट भी बढ़ी है। तो शक्ति अम्मा जो प्रोजेक्ट था, HUL का एक प्रोजेक्ट है, इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है क्योंकि 1 लाख शक्ति अम्मा को हायर करती है HUL, और साथ ही साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी आती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इससे एक एम्पायर बिल्डिंग में हेल्प, मतलब लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक कर लेती है HUL। इसका क्या मतलब है कि भाई हर जगह तो डिस्ट्रीब्यूटर का पहुंचना मुश्किल है, हर जगह आप अपना मैजिक भेजें, टाटा एस भेजें कि वह भाई उस गांव के उस दुकानदार के पास चले जाओ, मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख महिलाओं को हायर किया जो डोर टू डोर HUL के प्रोडक्ट पहुंचा रही थी, जिनको उन्होंने शक्ति अम्मा बोला। तो ये HUL के प्रोडक्ट्स को डोर टू डोर पहुंचा रही थी, तो HUL का अपने आप एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, दे जस्ट हैव टू ट्रेन द फीमेल्स। अब इस फीमेल ट्रेनिंग की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ। कैसे हुआ वुमेन एम्पावरमेंट? क्योंकि इनकी भी तो इनकम बढ़ेगी एंड दे विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? डीप डिस्ट्रीब्यूशन यानी लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सॉल्व किया, सोशल ट्रस्ट बढ़ा। क्यों? क्योंकि भाई जो ये HUL में हमारी शक्ति अम्मा थी, वो आप ही के कम्युनिटी से या आप ही के घर के आसपास से, आप ही के नेबरहुड से कोई एक महिला होगी जिसको HUL ने हायर किया, तो उनकी ट्रस्ट, उनकी फेस वैल्यू ज़्यादा है। तो जब उनके बीच में ट्रस्ट ज़्यादा है तो फिर उनसे सामान खरीदने की जो पोटेंशियल है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि आप उन पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। हम बार बार आपको बोलते हैं कि इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, तो आप जिसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करेंगे उससे ही आप सामान खरीदेंगे। तो अगर आपको अपनी नेबरहुड की कोई महिला दिखेगी तो आप उससे सामान खरीदना प्रेफर करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिलता है किसको? महिलाओं को, जब उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है। और ये बहुत अच्छी केस स्टडी है जो ये दिखाता है कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है महिलाओं का in the larger scheme of things in the economy, that has created socially integrated but a very very powerful strategy for the development of Bharat. Development of Bharat में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रूरल डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और स्टडी देखते हैं हम लोग, दैट ITC की ई-चौपाल। ई-चौपाल क्या था? ई-चौपाल देखो ऐसे स्टार्ट हुआ था कि ITC ने पहले बस एक साइन बोर्ड लगाया, वो डिजिटल बोर्ड की अपडेट देते रहें कि जो आप, जैसे मान लो जो भी प्रोड्यूस आप ग्रो कर रहे हैं फार्मर्स, उनको उसका एक्चुअल मार्केट प्राइस पता हो, ठीक है। इस कियोस्क को बोला उन्होंने चौपाल सागर।
अब फार्मर को क्या हेल्प मिल रही थी? फार्मर को ये हेल्प मिल रही थी कि उनको बेहतर रेट सब पता थे, मार्केट में क्या रेट है, ताकि वो सही रेट डिमांड कर सके अपने बायर से, पहली चीज। तो फार्मर्स का जो ट्रस्ट है वो आईटीसी में बढ़ा। जब आईटीसी में ट्रस्ट बढ़ने लगा तो आईटीसी ने इसका फायदा उठाया, मतलब एक तरह से उन्होंने इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के ऊपर ध्यान दिया। इनफ्लो मतलब आईटीसी ने कहा कि तुमसे हम डायरेक्ट क्रॉप खरीदेंगे एट द मार्केट प्राइस, जो भी ये चौपाल सागर का मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस पे हम तुमसे सामान खरीदेंगे। और साथ ही साथ ये कहा कि तुमको हम फार्मिंग में भी हेल्प करेंगे, आई विल गिव यू सीड्स एंड मोर टू द फार्मर। तो अब देखो, सोच के देखो, फार्मर को सीड भी प्रोवाइड कर रहा है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहा है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब टेक्निक्स बता रहा है कि ताकि उसकी प्रोडक्शन बढ़े। उस प्रोडक्शन को ये इनफ्लो ले रहा है अपने ही फैक्ट्रीज में, इन फैक्ट्रीज में जाके मसाला बना रहा है, बिस्किट बना रहा है आईटीसी, और इन बिस्किट्स को ही किसको बेच रहा है? इन्हीं फार्मर्स को, अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को। तो यानी कि एक टोटल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन आईटीसी बना लेता है। जो फार्मर है और आईटीसी है उसके बीच में एक प्रॉपर सप्लाई चेन बन जाता है। फार्मर प्रोड्यूस करके आईटीसी को दे रहा है, आईटीसी जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है वो फार्मर को दे रहा है। कितना बढ़िया मॉडल है, सोच के देखो। सो मच इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रहा है। तो लेसन क्या सीख सकते हैं? अ कंप्लीट इकोसिस्टम दैट इज क्रिएटिंग वैल्यू एट एवरी स्टेप। अ कंप्लीट इकोसिस्टम क्रिएटिंग वैल्यू एट एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन। सस्ती सीड्स मिल जा रही है, सस्ता इनपुट आईटीसी को मिल जा रहा है सही वैल्यू पे, अच्छी क्वालिटी का, और अच्छी क्वालिटी का इनपुट मिल रहा है, तो वही जो अपना बिस्किट बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, फार्मर्स को बेच देना है। फार्मर के पास भी इनकम बढ़ रही है क्योंकि आईटीसी उनसे डायरेक्ट खरीद रहा है। अब उनके पास इनकम है तो वो आईटीसी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो ओवरऑल रूरल डिमांड बढ़ती है। अ वेरी गुड केस स्टडी। इसी के साथ साथ अब हम लोग सिर्फ रूरल की बात नहीं करते हैं, अर्बन कंजम्पशन की भी बात करें तो ये दिखाई देता है कि दिल्ली के ऊपर, दिल्ली बैंगलोर बड़े शहरों के ऊपर ये रिपोर्ट आती है, सर्वे होता है, तो पता चलता है कि बैंगलोर में प्रीमियम गुड्स के ऊपर स्पेंडिंग सबसे ज्यादा है। प्रीमियम गुड्स के ऊपर सबसे ज्यादा स्पेंडिंग कहाँ होती है? बैंगलोर में। बट अगर हम ये लाइवलीहुड, मतलब ये सब राशन की बात करें, ऑयल्स की बात करें, तो ये देखा गया कि वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेंडिंग है। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 40,000 रुपए पर ईयर खर्च किया जाता है वेस्ट दिल्ली में, पर हाउस होल्ड। ठीक है, पर ईयर पर हाउस होल्ड खर्च करता है 40,000 रुपए वेस्ट दिल्ली में, जैसे जनकपुरी हो गया, लाइक दैट। ठीक है, और साउथ दिल्ली में ये देखा गया है कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम है, यानी जो अभी आप एफएमसीजी गुड खरीदते हो, बिस्किट, मैगी, चाय पत्ती वगैरह, ब्रेड, तो जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा पर हाउस होल्ड एनुअली साउथ दिल्ली में देखा गया है, 240 kgs। इसको कंबाइन कर लो अगर, तो इंडिया का जो नेशनल एवरेज है उसका डबल है। यानी वेस्ट दिल्ली में जो 40,000 के आसपास पर हाउस होल्ड खर्च कर रहा है एनुअली, इंडिया में 20,000 खर्च कर रहा है एनुअली। इंडिया में 120 kg वॉल्यूम है आपके एफएमसीजी गुड्स का, वहीं अगर तुम साउथ दिल्ली में देखते हो तो 240 kg कंजम्पशन है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का। सोच के देखो, यानी दिल्ली में कंजम्पशन इंडिया का डबल है। दिल्ली हैज द डबल कंजम्पशन ऑफ ओवरऑल इंडिया। तो प्रेफरेंस क्या है? वेस्ट दिल्ली में देखते हैं कि सॉल्टी स्नैक, सॉस, और साउथ दिल्ली में हम देखते हैं कि पैकेज फूड का कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि साउथ दिल्ली में लीटर्स ऑफ ऑयल सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंडिया में। ठीक है, 45 लीटर्स ऑफ ऑयल, मतलब इंडिया के एवरेज से लगभग 3 टाइम्स है। ठीक है, इसी के साथ साथ सॉल्टी कंजम्पशन, वेस्ट दिल्ली में स्नैक का कल्चर ज्यादा है और साउथ दिल्ली में आपको पैकेज फूड का कल्चर ज्यादा दिखाई देता है। ये कंजम्पशन दिखाता है कि कैसे हमारी जो कंजम्पशन प्रेफरेंस है विथ राइज इन इनकम, क्योंकि मिडिल क्लास तो अर्बन एरिया में भी बढ़ रहा है, तो अर्बन मिडिल क्लास बढ़ने की वजह से जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो चेंज हुए हैं, और इस कंजम्पशन पैटर्न चेंज होने की वजह से ओवरऑल जीडीपी में ग्रोथ दिखता है। अच्छा, ग्लोबल लेसन हम ले सकते हैं 2 जगह से, चाइना से देखो और इंडोनेशिया से। चाइना का लेसन हम क्या ले सकते हैं कि चाइना ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनाई विथ इंप्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक का लिंकेज किया और लास्ट माइल तक प्रोडक्ट डिलीवरी रखी। इंडिया में भी वो थोड़ी पॉसिबल नहीं है कि रूरल एरियाज में ज़्यादातर ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स ने तो अपनी जगह बना ली है, बट हर जगह अब भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है ना, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। हो सकता है जो चीज़ पंजाब में चले वो तमिलनाडु में ना चले, जो नॉर्थ ईस्ट में चले वो गुजरात में ना चले।
तो अगर इतनी डाइवर्स कंट्री है तो सिर्फ एक चीज पे हम रिलाई नहीं कर सकते कि ई कॉमर्स और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सब सॉल्व कर सकता है। हो सकता है आप हर जगह नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए हमको इंडोनेशिया से सीखना चाहिए कि लोकल किराना स्टोर इज स्टिल द किंग। लोकल किराना स्टोर शुड स्टिल बी द किंग। इससे दो चीजें होंगी, तो पहले तो किराना स्टोर के मालिक जो होंगे उनका इनकम बढ़ेगा, और वो एक या दो लोग को हायर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चाइना से हमको क्या सीखना चाहिए? अपनी लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करना और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। और इंडोनेशिया से क्या सीखना चाहिए कि हमें किराना स्टोर को खत्म नहीं करना, बट उनको अपग्रेड करना है। वी शुड अपग्रेड आवर kirana stores with the use of technology, making it the part of the ecosystem। जैसे सरकार जो ONDC लेके आई है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, वो क्या करता है? यही किराना स्टोर्स, यही छोटे छोटे स्टोर्स, हाउस होल्ड स्टोर्स, उनको एम्पावर करता है ताकि उनका सामान आपके घर तक पहुंच सके। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें करनी है, हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी है लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ा के, और साथ ही साथ हमारे किराना स्टोर को भी बेहतर करना है। ठीक, तो विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है? फी डिजिटल, यानी कि फिजिकल और डिजिटल दोनों। फिजिकल में हमें क्या करना है? अपने लोकल रिटेलर को बेहतर करना है, डीप कनेक्टिविटी बनानी है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसको बेहतर करना है। कैसे कर सकते हो? HUL वाला मॉडल। साथ ही साथ ब्रांडिंग बेहतर होनी चाहिए एट पॉइंट ऑफ सेल। अगर आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी है पॉइंट ऑफ सेल पे तो ज्यादा बिकेगा। उसी के साथ साथ डिजिटल जो एक्सेलरेट करेगा आपके फाउंडेशन को, यानी आपने बेस तो बना लिया, कितनी तेजी से आप ग्रो करेंगे, तो वो काम करेगा डिजिटल। पहली चीज, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यूट्यूब है, वर्नाकुलर कंटेंट अगर उस पर बढ़ेगा, वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेज के कंटेंट अगर बढ़ेंगे तो लोगों में अवेयरनेस और ज्यादा होगी। अब हर उड़िया को इंग्लिश नहीं आएगी तो अमेजॉन यूज करना उसके लिए मुश्किल है, बट अगर अमेजॉन AI का यूज करके रीजन स्पेसिफिक लैंग्वेज चेंजेस करता है तो उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, सो वीडियो फर्स्ट, यानी कि यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है, अगर उसमें प्रीमियम आपको प्राइम टाइम टीवी में आप जो भी ऐड चला रहे हैं वो रीजनल हो जाए, रीजनल लैंग्वेजेस में हो जाए तो बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ UPI इज अ मस्ट हैव, यानी कि जो हमारे जनधन, आधार और UPI है वो साथ में काम करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा तो पेमेंट सिस्टम सीमलेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो व्हाट आर द रोड हेड, सम चैलेंजेस आर देयर, सम अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो देयर। तो चैलेंज क्या है? चैलेंज है लॉजिस्टिक, चैलेंज है कल्चर, चैलेंज है काउंटरफीट। लॉजिस्टिक मतलब बिकॉज द लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज वेरी पुअर स्टिल इन इंडिया इन सम प्लेसेस, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, वियर एंड टीयर ज़्यादा है, उसको ठीक करना है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आज 14 to 16% इंडिया में, चाइना में 6% है, 4 से 6%। कैसे कम्पीट करेंगे? सही करना है इसको। कल्चर, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कल्चर चेंज होता है इंडिया में, पानी चेंज होता है, तो कोई प्रोडक्ट या कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हो सकता है जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही हो वो आपकी नागालैंड में काम ना करे, कोई गुजरात में काम कर रही हो तो केरला में काम ना करे। तो आपको अलग अलग रीजनल स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी टू मार्केट इट बेटर सो दैट आवर कंजम्पशन पैटर्न गेट्स बेटर। और सबसे बड़ी बात है ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ानी है आपको आपके कंज्यूमर के साथ। और चैलेंज क्या है? चैलेंज इज काउंटरफीट, यानी गलत सामान आ गया कि भाई फ़ोन मंगाया और ईटा आ गया। ये सब चीज़ें कम करनी है ताकि पहली बात कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है उसको सीरियसली लिया जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि FMCG सेक्टर कंजम्पशन और तेज़ी से बढ़े। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? देयर इज स्टिल अनटैप्ड डिमांड। ठीक है, यानी मिलियंस ऑफ कंज्यूमर ऐसे हैं आज भी रूरल एरिया में जो अभी अभी बस शुरुआत की हैं अपनी जर्नी की, क्योंकि अब उनके पास पैसे बढ़े हैं, उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ी है, परचेसिंग पावर बढ़ी है, तो वो खर्चा करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ब्रांड लॉयल्टी बढ़ी है, कि मान लो कि किसी ने टाटा की कार खरीदी और वो बहुत अच्छी चल गई तो इट विल बी लॉयल, वो हमेशा टाटा की कार ही खरीदेगा, रिकमेंड करेगा। बट अगर नहीं चला तो उल्टा भी हो सकता है। तो ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए किसको? कंपनीज को, ताकि वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सके। नहीं करेंगे तो नहीं खरीदेगा, कंजम्पशन डिमांड कम होगी, GDP कम हो जाएगी, भारतीय कंपनीज को नुकसान है, फिर आप कोरिया की कार्ड्स खरीदते रहिएगा। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी एक और है, दैट इज इट इज़ हॉट बेड फॉर इनोवेशन, यानी कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स को क्वालिटी में बेहतर किया जा सके, उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव कम किया जा सके, पाम ऑयल कम किया जा सके, और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स को बेहतर किया जा सके ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव की जाए
और इंडिया का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसका फुल फायदा उठा के भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। तो दीज आर सम चैलेंजेस एंड सम opportunities of overall FMCG sector and how it can grow so that the consumption demand grows and this consumption demands will create a better India, a better future and a more future proof growth। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपकी भारत चेकलिस्ट बेहतर होगी, आप जरूर देखिएगा इसको। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।